हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का मेरे टारगेट क्लासेस में स्वागत है, वेलकम है। तो फटाफट आई होप आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि हम टारगेट लेके चल रहे हैं 8 फेब का। तो आज हम आपको PYQ कराने वाले हैं। सीटेट CDP का PYQ 2024 का ये पेपर है और मुझे तो लगता है कि सीटेट की अगर आपको तैयारी करनी है तो PYQ से अच्छा बेस्ट ऑप्शंस कोई नहीं है, क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें जो अब तक आ रही हैं पेपर में या जो अब तक आएंगी, तो आप उसके लेवल को अच्छे से जांच सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं कि किस लेवल तक का क्वेश्चंस पूछा जाता है सीटेट में। तो आजकल तो हिंदी भी काफ़ी टफ हो गई है, उसकी हिंदी भी इतनी टफ हो गई है कि हिंदी भी इसलिए समझ नहीं आती है। तो इंग्लिश तो टफ होगी ही, इंग्लिश तो सही रहती है, लेकिन हिंदी जो है थोड़ी वर्डिंग उसकी बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी PYQ का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला है हमारा, डिसलेक्सिया एक स्थिति है, डैश स्थिति है, कौन सी स्थिति है जो शिक्षार्थियों को डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया अगर आप जानते होंगे, डिसलेक्सिया आपका होता है पठन विकार। डिसलेक्सिया कौन सा विकार होता है? पठन विकार होता है। तो डिसलेक्सिया आपका होता है, पहली बात तो पठन विकार। ठीक है, तो डिसलेक्सिया में पहला इसका ऑप्शंस है नंबर 1, शारीरिक साथियों के समाजीकरण। यानी पहला इसमें डिसलेक्सिया एक शारीरिक स्थिति है जो शिक्षार्थी के साथियों के समाजीकरण की क्षमता को प्रभावित करती है, ये वाला सही है। सेकंड बोल रहा है भावात्मक, यहाँ पे होगा भावात्मक, यहाँ होता है चित्र बनाने की क्षमता को प्रभावित करती है। थर्ड है तंत्रकीय, इसे न्यूरोलॉजिकल भी बोला जाता है, ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने को की क्षमता को प्रभावित करती है। थर्ड, तो डिसलेक्सिया वर्ड जो होता है, ये पहली बात तो पठन विकार के साथ साथ इसे तंत्रीय या न्यूरोलॉजिकल भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो थर्ड है वही सही है, क्योंकि डिसलेक्सिया एक तंत्रीय या न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो शिक्षार्थी की यानी स्टूडेंट्स की ध्वनियों की प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये PYQ का हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया है। सेकंड क्वेश्चन PYQ सीटेट CDP का क्या कह रहा है? ये 2024 का क्वेश्चन है, जो हमारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उनके ये क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं है। क्वेश्चन में हमेशा जो निगेटिव है उनको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, वरना अंडरलाइन नहीं करेंगे तो उसमें क्वेश्चंस आपके गलत होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहती है। तो आप ये उदाहरण कौन सा उदाहरण नहीं है इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके बाद आप आगे देखिएगा कि इंक्लूसिव एजुकेशंस का क्लासरूम है, उसमें कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। पहला कह रहा है आंसर हमारा, विभेदिक निर्देश देना। विभेदिक यानी डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देना। ठीक है, प्रतिस्पर्धी, दूसरा है प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। थर्ड कह रहा है विविध दृष्टिकोणों का समावेशन। तो विभेदित निर्देश देना, हाँ, अलग अलग बच्चों को अलग अलग निर्देश देना, डिफरेंट तरीके का इंस्ट्रक्शन देना, ये हमारा फॉलो करता है इंक्लूसिव एजुकेशंस को। प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित नहीं करेगा, क्योंकि जहाँ पे प्रतिस्पर्धा होगी वहाँ पे हमारा जो सीटेट है वो नेगेटिव मानता है, प्रतिस्पर्धा को, कॉम्पिटिशन्स को, इन सारी चीज़ों को नेगेटिव मानता है। तो हमारा नहीं क्वेश्चन पूछा है, तो यही हमारा सही होगा,
विविध दृष्टिकोणों का समावेशन, भाई अलग अलग दृष्टिकोणों का समावेशन तो करना हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आता है। तो इसलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन ही प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, ये प्रतिस्पर्धा को कभी भी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे जो सीटेट का आंसर नंबर 2 है, इसका हमारा जो आंसर है सेकंड ही सही है। चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो फ्रेंड मेरा ये थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन। ठीक है, तो कौन सा करेक्टरिस्टिक हमारा सही है सोशलाइजेशन के पर्पस से, मतलब कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है यह एक रेखीय प्रक्रिया है, इट इज़ अ लीनियर प्रोसेस, या एक जटिल प्रक्रिया है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। थर्ड कह रहा है यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। फोर्थ कह रहा है यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होता है। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर 4 है हमारा। 4 ऑप्शन है इसमें, आई होप आपको दिख रहे होंगे। तो आपको बताना है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया किन किन विशेषताओं में सही बैठती है। सामाजिकरण कभी भी एक दिशा में या एक प्रक्रिया में नहीं होता है, इट इज़ नॉट अ वन लीनियर प्रोसेस। ठीक है, तो ये एक रेखीय प्रक्रिया तो नहीं है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन कट हो जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट इज यह एक जटिल प्रक्रिया है। हाँ बिल्कुल जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि सामाजिकरण दो लोगों के मिलने से सोशलाइजेशन कैसे होता है, एक दूसरे के संपर्क में अंतःक्रिया करने से सोशलाइजेशन होता है। तो हमारी ये एक लीनियर प्रक्रिया ना होकर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एज वेल एज यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यह एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें एक आयाम नहीं होता हमारे सोशलाइजेशन में। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, इसमें मल्टी डायमेंशनल होता है। फोर्थ कह रहा है यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होता है। बिल्कुल, यह हमारे अलग अलग कल्चर में डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं कि इट इज़ अ टेक प्लेस यूनिकली डिफरेंट कल्चर। ठीक, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया। ये तीनों हमारे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सही है। सामाजिकरण की प्रक्रिया की जो विशेषताएं हैं उन सब में ये सारी चीज़ें आती हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया भी है सामाजिकरण, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया भी है। ठीक, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होता है। ठीक, तो ये सामाजिकरण के बारे में विशेषताएं हैं जो आप लोग देख लीजिए। ये हमारा PYQ आया है 2024 में। आइए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है अच्छे से। नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा मैं बोल भी दूंगी, आप उसको ध्यान से सुनना, उसके बाद हमें आंसर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन, इसमें 2 लोग हैं, पहले तो हमारा कोहलबर्ग है, दूसरे हमारे हैं कैरोल गिलिगन। इन्होंने जो है की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या माना है, मतलब कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है उसमें कैरोल गिलिगन जो है उन्होंने आलोचना, मतलब उन्होंने किसी चीज़ की आलोचना की है हमारे कोहलबर्ग की, उसका मेन मुद्दा क्या है, किस चीज़ पे उन्होंने आलोचना की है। तो हमारा
पहला ऑप्शन कह रहा है बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना। क्या जो कोहलबर्ग हैं उन्होंने बच्चों की नैतिक क्षमताओं को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या किया है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने क्या किया है, आंका है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने ऑब्जर्व किया है उस चीज़ को। ये सही है, मतलब कैरोल गिलगन ने क्या इसकी आलोचना की है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। थर्ड कह रहा है बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग करना। तो आप लोग जानते होंगे या फिर नहीं भी जानते होंगे, जो कोहलबर्ग का हमारा नैतिक विकास का सिद्धांत है उसकी हमने एक थ्योरी ली हुई है जिसमें पूरा का पूरा हमने कोहलबर्ग को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप लोग उसे नहीं देखे होंगे तो जा कर के देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें पूरा मैंने उसका कोहलबर्ग का सिद्धांत मैंने उसमें पूरा लिया हुआ है। साथ साथ में जो आपको अगर कैरोल गिलगन में भी चाहिए तो उसकी भी मैं दे दूंगी कि उन्होंने किस चीज़ पर फोकस किया है। और तो यहाँ पे हम क्वेश्चन की तरफ आते हुए देखेंगे कि कोहलबर्ग का ऐसे कौन सी मतलब विकास के सिद्धांत में कैरोल गिलगन जो है वो किस चीज़ की आलोचना करते हैं। तो हमारा नैतिक विकास की क्षमताओं में अधिक आंकना ये तो नहीं है। से देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, यही सही है क्योंकि देखभाल की नैतिकता उन्होंने जो कैरोल गिलगन है उन्होंने देखभाल तो बहुत किया है बच्चों के ऊपर, और नारीवादी दृष्टिकोण पर उन्होंने क्या किया है, आलोचना की है। क्यों? क्योंकि जो कोहलबर्ग हमारे हैं वो सिर्फ पुरुष पे ही ज़्यादा इम्फेसाइज हुए हैं, पुरुष की ही उनकी जितने भी सिद्धांत है वो पुरुषों पर ही बनाए गए हैं। इसीलिए हमारे कैरोल गिलगन ने उनकी आलोचना की है क्योंकि उसमें नारी का जरा भी वर्णन नहीं किया है, नारी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई सिद्धांत नहीं दिया हुआ है। इसलिए कैरोल गिलगन ने उनकी आलोचना करते हुए कहा है कि देखभाल की नैतिकता तो है और नारीवादी दृष्टिकोण नहीं है, ठीक है। तो बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग नहीं, ये भी नहीं है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चंस ये वाला ख़त्म होता है। ये PYQ है जो बहुत ही अच्छे से समझने लायक है क्योंकि ऐसे ही आगे वाले जो 2026 के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इसी में घूम फिरा के क्वेश्चन चेंज करके देते हैं जिसमें समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो PYQ को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करिए, यही हमारा टारगेट है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट करके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ढेर सारा अपना सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।